हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हमारे ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी के क्लास 7th की साइंस के, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 3rd चैप्टर, जिसका नेम क्या है, हीट। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको ये पता ही है कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो किससे बनते हैं, एनिमल फाइबर से। इट मीन्स जो शीप्स वगैरह होती हैं उनसे। और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो किन से बनते हैं, मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, क्योंकि वो हमें प्लांट से मिलते हैं। और जो वुलन क्लॉथ है वो हम कब पहनते हैं, सर्दियों में, और क्योंकि वो हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, क्योंकि ठंडियों में क्या होती है, ठंड होती है। और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो हम गर्मियों में पहनते हैं ताकि हमें क्या फ़ील हो, कूलनेस फ़ील हो, क्योंकि बाहर जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब आपने ये सोचा होगा कि हम ये जो पार्टिकुलर टाइप के क्लॉथ हैं पार्टिकुलर सीज़न में ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है कि विंटर में हमें क्या लगती है, ठंड लगती है अपने घर के अंदर, और जब हम बाहर जाते हैं तो सन की लाइट में ही हमें सिर्फ गर्म महसूस होता है। और समर में हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है घर के अंदर। तो ये जो ठंड है या फिर ये जो गर्मी है, ये हमें पता कैसे चलता है कि हमें लग रही है। चलो मौसम तो ठीक है, मौसम से आइडिया हो जाता है, पर हमारे शरीर को कैसे पता चलता है कि ठंड है या फिर गर्म है, कोई भी चीज़ ठंडी है या फिर कोई भी चीज़ गर्म है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में वही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो क्या है, हॉट एंड कोल्ड, कि हमारी डेली लाइफ में हाउ वी नो वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। अब जैसे यहाँ पे आइसक्रीम कोल्ड होती है, स्पून इन अ टी कप, अगर हम टी कप में स्पून रखे रहेंगे तो वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। जो फ्रूट जूस है वो क्या होता है, कूल होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन का हैंडल है वो भी क्या रहता है, गर्म ही रहता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में जो क्या होते हैं, कई तो क्या होते हैं, हॉट होते हैं, और कई क्या होते हैं, गर्म, ठंडे होते हैं। जैसे टी हॉट है, आइसक्रीम कोल्ड है। इसी तरह के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे टेबल 3.1 तो मैंने आपको बता ही दिया, उसी तरह ही। अब देखो, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं तो आपको उनको यूज़ करने से पहले केयरफुल रहना है। जैसे कैंडल है, कैंडल की जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हॉट होगी, अगर आप उसे टच करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है, तो उसको केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, इट मीन्स आर हॉटर देन ऑब्जेक्ट, और कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, अगर हम उन्हें टच करके डिसाइड करें तो क्या हमारा हाथ नहीं जलेगा या फिर ऐसा कुछ। तो चलिए हम ये देखते हैं। वैसे बेसिकली तो हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा नहीं गर्म है या ज़्यादा नहीं ठंडा है उनको तो हम टच करके ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो हॉट है या नहीं। तो क्या जो हमारा टचिंग वाला है कि ये सेंस ऑफ टच, क्या जिससे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या ये सही होगा। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, इन सभी के क्वेश्चन का जवाब हमें हमारी इस जो एक्टिविटी 3.1 दी है इसमें मिलेगा। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो ए है इसमें कैसा वाटर है, हॉट वाटर है। और ये जो कंटेनर बी है इसमें कैसा वाटर डाल दिया है, कोल्ड वाटर डाल दिया है। और जो सी कंटेनर है इसमें थोड़ा सा हॉट और थोड़ा सा कोल्ड वाटर डाल दिया है, ठीक है। जो हॉट वाटर जिस कंटेनर में है उसमें कौन सा हैंड डाला है, लेफ़्ट हैंड डाला है, उसमें डाल दिया है लेफ़्ट हैंड। और जिसमें ये जो बी कंटेनर है जिसमें कोल्ड वाटर है उसमें कौन सा हैंड डाला है, राइट हैंड डाला है। ये डालने के बाद जब ये दोनों हाथ थोड़े टाइम के लिए इस कंटेनर में रहते हैं, जब इन दोनों हाथों को इकट्ठा सी वाले कंटेनर में डालते हैं जिसमें कौन सा वाटर है, मिक्स, तो देखते हैं क्या हमारे पास कंक्लूज़न आता है। अब देखिए जो कंक्लूज़न आया है वो क्या आया है कि जो लेफ़्ट हैंड है वो हमें क्या बता रहा है,
जो सी में वाटर है वो कैसा है, हॉट है, क्योंकि हमारा लेफ़्ट हैंड किस वाटर में था, कोल्ड वाटर में था। तो लेफ़्ट हैंड जब मिक्स वाले में जाएगा तो उसे लगेगा कि वो वाटर क्या है, हॉट है, मतलब ठीक है कि उसका हाथ अब ठंड से निकल के सही पानी में आ गया है, वो हॉट वाटर है। और जो राइट हैंड है जो किस में था, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर में था, सॉरी, जो हॉट वाटर में था, जब वो सी में जाएगा तो वो क्या बताएगा कि वो कोल्ड है। अब देखो हमारे खुद के हाथ ही, हमारा सेंस ऑर्गन ही हमें क्या बता रहा है, एक हाथ तो कह रहा है कि वो वाटर क्या है, हॉट है, और एक हाथ क्या कह रहा है कि कोल्ड है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अपने सेंस से कैसे बता सकते हैं कि किसी भी वाटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कि उसका टेम्परेचर क्या है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट ऑलवेज़, अपने सेंसेस पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि कोई भी वाटर, कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। ये जो रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसी को ही क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। मतलब फिर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। मींस कि उसके लिए हम क्या यूज़ किया करेंगे, थर्मोमीटर यूज़ किया करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो क्या है, मेजरिंग टेम्परेचर की विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। हम कैसे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। देखिए थर्मोमीटर तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना। जब सोचिए कि जब भी हमारी फैमिली में या फिर कहीं भी कोई बीमार होता है, किसी को भी फीवर होता है, तो टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मोमीटर से ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, उस ऐसे थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड। अपने हैंड में थर्मोमीटर लेकर देखिए और उसको अच्छे से एग्जामिन करिए। जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने थर्मोमीटर दिया हुआ है। ये थर्मोमीटर में क्या होता है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास रोड होती है। ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, और ये पतला होता है, नैरो होता है, और यूनिफॉर्म इसमें ग्लास की क्या बनी होती है, ट्यूब बनी होती है। इसके एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है। ये जो बल्ब है, और यही चीज़ किससे बनी होती है, मरकरी से बनी होती है। और इसके आउटसाइड एक शाइनिंग थ्रेड होती है मरकरी की। उस थ्रेड को देखने के लिए आपको इस थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पे जो बीच में दिख रहा होगा ये सब क्या है, ये स्केल है, स्केल ऑन द थर्मोमीटर। और यही सी स्केल को हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जूम करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, सी, मीन्स कि ये क्या है, सेल्सियस है। और सेल्सियस में कहाँ से कहाँ तक है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक ही है जहाँ पर जो इसमें रीडिंग दी हुई है। पर ये इतना ही क्यों है, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं आगे। देखो कहाँ तक टेम्परेचर रीड करता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। उससे पहले देखते हैं कि जो रीडिंग है थर्मोमीटर की वो हम कैसे चेक करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं। देखो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो दो बिगर मार्क्स थे, 35, 36, ये जो दो बिगर मार्क्स हैं उनके बीच में कितने डिफरेंस है, उनके बीच में कितनी डिवीज़न्स हैं। जैसे अगर 5 डिवीज़न्स हैं दो बिगर मार्क्स के बीच में, तो एक डिवीज़न कितने की हो जाएगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस की होगी। थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से वॉश किया जाता है। फिर जो उसका मरकरी वाला लेवल होता है उसे हमारे जीभ के नीचे रखा जाता है। उसके बाद नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर, वही उसको हमारी टंग के नीचे रख दिया। उसके बाद 1 मिनट के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। नॉर्मली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। पर देखो यहाँ पे हेली ने क्या किया कि जब उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया तो उसका पूरा 37 डिग्री नहीं था। ऐसा क्यों, असल में ये जो 37 डिग्री है उसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि हर पर्सन का 37 डिग्री होगा। इट मीन्स ये है कि
कि किसी भी पर्सन का इससे थोड़ा सा हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। यहाँ पे जो बेसिकली बात करी है 37 डिग्री, ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सनस। मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सनस के जब टेम्परेचर नोट करें तो उनका एवरेज इतना आया कि अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल ह्यूमन का। A clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only। क्योंकि अब देखो वहाँ पे मैंने कहा था ना, पूछा था ना 35 से 42 तक ही क्यों रीडिंग दी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ किसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है, ह्यूमन बॉडीज़ का ही सिर्फ टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है। और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 35 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए जो थर्मोमीटर है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 35 से लेके 42 तक ही है। और देखो बूझो कितना नॉटी है, वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि इसी से मैं हॉट मिल्क का टेम्परेचर यूज़ करूँ। बट स्टूडेंट्स बी केयरफुल, ये जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जिससे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडीज़ का ही टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। और भी ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मत मेज़र करना जिसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज़्यादा हो, क्योंकि ये फिर जो उसका मर्करी था वो ब्रेक हो सकता है और ये डेंजरस हो सकता है। इसीलिए थर्मोमीटर को सन से भी दूर रखना चाहिए और जो फ्लेम वगैरह है उनसे भी दूर रखना चाहिए, अदरवाइज़ इट विल ब्रेक। ठीक है, अभी यहाँ पे वही जो हमने पहले भी देखा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने की प्रिकॉशंस क्या हैं, वही कि उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मर्करी लेवल 35 डिग्री से बिलो होना चाहिए। थर्मोमीटर को अच्छे रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। मतलब कि अच्छी सी लाइट में हमें उसको देखना चाहिए, पूरा थर्मोमीटर को अपनी आंखों के सामने रख के, ये नहीं कि उसको नीचे रखा या ऊपर रखा, इस तरह नहीं, बिल्कुल उसको लाइन ऑफ साइट में रख कर ही हमें उसको मेज़र करना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये फिगर में दिखाया हुआ है। और उसको हैंडल भी हमें केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि ये अगर किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ हिट हुई तो ये ब्रेक हो सकती है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर, उसको बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए। ये जो क्या था, उसका बल्ब था, हमें थर्मोमीटर को इस बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये जो 2 टॉपिक मैंने करवाए अच्छे से समझ आ गए हों। तो बेसिकली हमने आज डिस्कस ही क्या किया कि जो हॉट और कोल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें पता कैसे चलेगा हॉट और कोल्ड है। सबसे पहले हमने देखा कि हम उसको पहले किसी टच सेंस कर लेते थे अपने सेंस ऑर्गन्स टच से, पर हमारा टच हमें हमेशा सही बात नहीं बताता कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। और बेसिकली आज हमने कौन से थर्मोमीटर की बात करी है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए काम आता है। ठीक, तो जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें पता है, हमने देखा है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, क्योंकि हमने अभी तक तो सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा है। तो उसको हमें पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें जो डिग्रीज होती हैं, उसमें जो रेंज होती है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। पर ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों का जो टेम्परेचर है इन्हीं के बीच में हो। इसीलिए बाकी चीज़ों के टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है, ये जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है ना, इतना लंबा सारा, यही क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अलावा और भी कई थर्मोमीटर होते हैं, जैसे कि देखिए जो वेदर के लिए यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है। क्योंकि वेदर वाले हमें क्या बताते हैं कि कल कितना टेम्परेचर था, प्रीवियस डे कितना टेम्परेचर था और आज कितना टेम्परेचर है। इसको मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब देखो हम बात कर रहे थे अपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अगर हम ध्यान से देखें
तो इसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर है वो कितना है। जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस है और लोवेस्ट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर बता सकता है। और जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था कि जो इसकी स्मॉल डिवीज़न है वो कितना टेम्परेचर बताती है, वैसे हम इसमें भी देख सकते हैं। हम जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें कितनी डिवीजन्स दिख रही हैं, 10 डिवीजन्स दिख रही हैं। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10, मीन्स की 0.1 डिग्री सेल्सियस एक डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम इस थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। देखो, थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या किया है, एक टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग, उसके बाद उसी में थर्मोमीटर को क्या कर देना है, डिप कर देना है वाटर में। पर ये जो थर्मोमीटर है वो उसकी बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, उसको हमें पूरा वर्टिकली थर्मोमीटर को होल्ड करके रखना है और तब तक देखना है, क्योंकि इसमें जो मरकरी है, मरकरी हमें बता रही है कि उसकी जो टेम्परेचर है वो कितना है। मरकरी जब जहाँ पर आके रुक नहीं जाती है, जब तब तक हमें उसका वेट करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी, क्योंकि जहाँ पर मरकरी आके रुकेगी, जैसे यहाँ पे हमें यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा कि यहाँ पर आके क्या कर रही है, मरकरी रुक गई है। तो इट मीन्स ये यहाँ तक जो भी टेम्परेचर है वो हमें क्या बता रहा है कि इस वाटर का वहाँ तक टेम्परेचर है। इसको मेनली यूज़ करने का यही है कि ये इसकी बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, कंटेनर की बॉटम से, और बिल्कुल इसे सीधा रखना है, इसे टिल्ट नहीं करना है। जो भी बल्ब है, मीन्स ये जो भी मरकरी बल्ब है, इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर। मीन्स कि जैसे वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो इसको चारों तरफ वाटर ही होना चाहिए, इस बल्ब के चारों तरफ, और ये जो बल्ब है वो सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सरफेस को टच क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मेनली क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं इस वाटर का। अगर सरफेस को टच कर जाएगा तो उस सरफेस के नीचे वाले पार्ट पे, जहाँ भी थोड़ा सा भी वो सरफेस पे टच किया है, वहाँ पे वाटर नहीं होगा। और अभी इन्होंने क्या कहा है कि जिस भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं उसके पूरे के पूरे सराउंड में वो सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए जिसका हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। इसी कारण ये सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें हमने देखा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है टेम्परेचर की, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। और जो ह्यूमन बॉडी वाला जो हमने थर्मोमीटर देखा था, क्लिनिकल थर्मोमीटर, वहाँ पर उसका जो कहाँ तक टेम्परेचर था, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। अब 10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक के तो बीच में आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्या उससे तो हम हाई टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकते थे क्योंकि वो ब्रेक कर जाता था, ये तो हमने देख लिया था। पर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो तो नहीं ब्रेक करना चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर जो रेंज है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक तो आ ही जाता है और बॉडी के टेम्परेचर के तो बीच में है। तो हम उसको भी देखते हैं कि उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर भी सकते हैं या नहीं। इसके लिए देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे जब हम ये एक्टिविटी एक और ट्राई करेंगे ना, तो जब हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर को, जब भी हम वाटर में डिप करते हैं, उसमें थर्मोमीटर डालते हैं, तो वेट करते हैं कि जो मरकरी थ्रेड है स्टेडी हो जाए, उसके बाद हम टेम्परेचर नोट कर लें। और उसके बाद जैसे ही हम थर्मोमीटर को बाहर निकालने लग जाते हैं ना वाटर से, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, जो थर्मोमीटर पानी से निकालते ही उस मरकरी का लेवल बहुत ही जल्दी नीचे होने लग जाता है। मीन्स जितना भी उसका टेम्परेचर था, जैसे अगर 100 डिग्री सेल्सियस था पानी का टेम्परेचर, तो जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला तो वो बहुत ही जल्दी 99, 98, 97 इस तरह टेम्परेचर शो करने लग जाता है थर्मोमीटर पे। इट मीन्स कि जो टेम्परेचर है उसको हम तभी मेज़र कर पा रहे हैं जब वो वाटर में है।
पर इसी से अभी आपको याद आया होगा, जब हमने कल क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करी थी तो हम अपने माउथ में थर्मोमीटर रख रहे थे, पर माउथ से निकालने के बाद जब हम उसको मेज़र कर रहे थे तो क्या उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे जा रहा था ना, ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो दैट्स द मेन रीज़न कि हम जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ क्यों नहीं करते हैं। यही मेन रीज़न है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, जब भी हम उसे वाटर से बाहर निकालते हैं तो जो थर्मोमीटर का जो लेवल है, थर्मोमीटर में मरकरी का लेवल है, वो बहुत ही जल्दी नीचे गिरने लग जाता है। इसी कारण वो हमारी बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं दे पाएगा। इसी कारण उसको हम यूज़ नहीं करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली वही उन्होंने बोला है कि क्योंकि उसमें क्या है मरकरी का लेवल डाउन हो जाता है, इसी कारण हम उस थर्मोमीटर को यूज़ नहीं करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। अब ये भी बात सोचने वाली है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्या होता है कि उसका वो जो लेवल है मरकरी का वो फॉल या राइज नहीं होता है जब हम उसको अपने माउथ से बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, एक किंक होती है और यही किंक मरकरी लेवल को फॉलिंग से बचाती है। ये जो यहाँ पे हमें किंक दिख रही है ना, यही है किंक जो इस थर्मोमीटर में मरकरी लेवल को फॉल होने से बचाती है। और ये जो किंक है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, अब देखिए, ये तो आजकल नोटिस किया ही होगा कि आजकल ये जो इस तरह के थर्मोमीटर हैं जिसमें मरकरी यूज़ होती थी वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता था। बिकॉज़ ये जो मरकरी है ना, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये ईज़िली डिस्पोज भी नहीं होती थी। इसको डिस्पोज करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था जब ये ब्रेक कर जाती थी, और ये बहुत ही जल्दी किसी भी हार्ड सब्सटेंस के साथ लगते ही ब्रेक भी कर जाती थी। इट मीन्स इसकी जो केयर करना थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसीलिए आजकल कैसे थर्मोमीटर यूज़ होते हैं, इस तरह के डिजिटल थर्मोमीटर। आपने ज़रूर देखा होगा कि इस तरह के जो डिजिटल थर्मोमीटर हैं वो आजकल हमारे घरों में यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें विच डू नॉट यूज़ मरकरी, जिसमें ये क्लिनिकल डिजिटल थर्मोमीटर है जिसमें मरकरी की तरह ही हमें दिखता तो है, पर इसमें एक्चुअली मरकरी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आई होप आज का ये जो टॉपिक था जिसमें मैंने बेसिकली आपको क्या समझाया कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हम यूज़ क्यों करते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र तो हमने किससे कर लिया था, क्लिनिकल थर्मोमीटर से कर लिया था। ठीक है, और बाकी बॉडीज़ का टेम्परेचर इससे मेज़र कर लिया, और इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 डिग्री से -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो इससे हम बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जब भी हम जिस भी सब्सटेंस का हम इससे टेम्परेचर मेज़र कर रहे होते हैं वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर तभी तक बताता है जब तक ये उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये सब्सटेंस से बाहर आता है तो इसमें मरकरी का लेवल होता है वो बहुत ही जल्दी फॉल होने लग जाता है या फिर राइज होने लग जाता है, जिसके कारण हमें एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं पता चल पाएगा जब ये हमारे माउथ में जाएगा, क्योंकि हम अपने माउथ से बाहर निकालने के बाद ही तो टेम्परेचर देखते थे क्लिनिकल थर्मोमीटर से। इसी कारण इसको हम यूज़ नहीं कर सकते अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। और ये भी हमने देख लिया कि जो मरकरी का बल्ब है कांटेक्ट में क्यों नहीं आना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, बल्ब उससे पूरी ऑल साइड से क्या होना चाहिए, सराउंड होना चाहिए। पर अगर वो क्या हो उसके कंटेनर के सरफेस पे लग जाएगा तो जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, वाटर वगैरह नहीं होगा प्रेजेंट, तो फिर वो उसका एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं दे पाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है किसी भी सब्सटेंस से। अब जैसे आपने देखा तो होगा ही, जब हम
कभी भी खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्लेम के ऊपर फ्राइंग पैन वगैरह रखते हैं। तो जो फ्राइंग पैन है वो हॉट कैसे हो जाती है, कैसे जो फ्लेम की हीट है वो उस फ्राइंग पैन को गर्म कर देती है। और जब हम हीट को मतलब फ्लेम के ऊपर से अपने यूटेंसिल्स को हटा लेते हैं तो फिर कैसे वो धीमे धीमे ठंडा हो जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब हमें आज की वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इसको एंड तक अच्छे से देखिए। तो देखिए, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है पैन से सराउंडिंग में, जब हमने उसको फ्लेम से हटा के नीचे रख दिया। तब इन दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है, जब जो पैन है जैसे हीट के ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर पैन, तो गरम से जो मतलब हीट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, हॉटर से ट्रांसफ़र हो रही है। ये पैन ठंडा है कोल्डर की तरफ, और जब हमने इसको सराउंडिंग में रख दिया इस पैन को, तो फिर जो सराउंडिंग है, जो हमारा पूरा का पूरा सराउंडिंग है वो कैसा है, कोल्ड है। तो इट मीन्स अब भी हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, हॉटर से कोल्ड की तरफ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हीट फ्लो कैसे कर रही है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द colder object. In fact, in all cases, heat flow from a hotter object to colder object. Means कि जो हीट बेसिकली फ़्लो कैसे करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अब ये तो हमने बात कर लिया कि हीट फ़्लो करती है, पर ये जो हीट आके ये फ़्लो कैसे कर रही है, यही तो हमने देखना है ना। इसके लिए देखो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा हुआ है, एक रोड ली हुई है मेटल की, और उसके ऊपर यहाँ पर वैक्स लगा दिए गए हैं। ये सब क्या है जो हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, वैक्स लगी हुई है। और इसके एक एंड पे जब हम कैंडल ब्लो करेंगे तो क्या होगा, जो इसके पास वाली वैक्स है वो सबसे पहले मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जो पास वाली सबसे पहले मेल्ट होगी, उसके बाद अगली वाली मेल्ट होगी, फिर अगली वाली मेल्ट होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हीट है वो कहाँ से कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर रही है, उसके नियरेस्ट एंड से अदर एंड की तरफ ट्रांसफ़र कर रही है। तो वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है हॉटर एंड से कोलर एंड की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो जो कंडक्शन है मेनली किस में होता है, इट्स अकर मेनली इन सॉलिड्स। जो कंडक्शन है वो कहाँ होता है, सॉलिड्स में होता है। इन सॉलिड्स जर्नली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली। तो क्या हम ये कह सकते हैं जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हैं क्या वो हीट ईजिली कंडक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि सॉलिड्स में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, बाय कंडक्शन। जैसे कि जो पैन था वो भी क्या था, सॉलिड ही था, तो पैन में भी यही हो रहा था। जो हीट थी वो उसके हीट कूलर हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही थी। इसी कारण जो पैन हो रहा था वो हॉट हो रहा था। और कौन सा प्रोसेस होता है, ये कंडक्शन होता है। अब देखो, आपने कभी सोचा होगा कि जब हम पैन, जैसे ये हमारे पास पैन है, ठीक है, तो उसका जो हैंडल होता है, हम क्या करते हैं जब भी वो फ्लेम पर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इसी हैंडल से उठा लेते हैं। तो अब देखो, ये जो पैन है ये तो क्या हो चुका है, हॉट हो चुका है, पर जो इसका हैंडल है वो हॉट क्यों नहीं है, ये जो हैंडल है ये कोल्ड ही है। क्या इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें से हीट पास कर जाती है ईज़िली। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। वो होते हैं कंडक्टर्स जिसमें से हीट वगैरह ईज़िली पास कर जाती है। जैसे कि एलुमिनियम, आयरन और कॉपर, ये सब क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से हीट पास नहीं करती है, जैसे अभी हमने बात करी प्लास्टिक की, जो फ्लाइंग पैन्स के हैंडल वगैरह होते हैं वो इन्हीं के बने रहते हैं। ये सब क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। इसी के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो जो वाटर और एयर हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर और एयर, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये क्या है, एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इसी के कारण हीट
कि ये ईजिली गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। और जो वाटर होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसी के कारण जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो हीट में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते। इसी के कारण वाटर भी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, तो मतलब पुअर कंडक्टर है तो फिर क्या इनमें हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा। इनमें हीट जो ट्रांसफ़र होती है उसका एक अलग प्रोसेस होता है। उसको हम ये जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें देखते हैं कैसे हुआ। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या है, एक फ्लास्क में वाटर रखा हुआ है। जब वाटर पूरा स्टिल हो जाएगा तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, पोटाशियम परमैंगनेट ऐड कर देंगे उसके बॉटम पे। ये जो फ्लास्क है उसके बॉटम पे हम क्या ऐड कर देंगे, पोटाशियम परमैंगनेट ऐड कर देंगे यूजिंग स्ट्रॉ। उसके बाद जब वो हीट होगा वाटर जिसमें हमने पोटाशियम परमैंगनेट डाला है, तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या निकल कर आएगी। देखो, when water is heated, the water near the flame gets hot and hot water rises up, the cold water from the sides moves down toward the source of it। अब इसमें क्या है, ये क्या है, बॉटम फ्लास्क है। इसमें जब नीचे वाला वाटर के मॉलिक्यूल्स जब हॉट होंगे, जब हमने इसे बर्नर के नीचे रखा है, तो ये जो हॉट वाले एयर मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर जो कोल्ड वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी नीचे वाले हॉट हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स वो ऊपर चले जाते जाएंगे, और जो कोल्ड वाटर है वो क्या होता है, नीचे आता जाएगा। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने पोटाशियम परमैंगनेट इसमें डाला था ना तो उसका क्या था, कलर ब्लैक था। तो इसी के कारण हमें पता चलता गया, क्योंकि ब्लैक वाला जो पोटाशियम परमैंगनेट था जैसे जैसे हीट अप होता गया वो क्या होते गए, उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते गए, और फिर साइड में जो वाटर कोल्ड था उसके मॉलिक्यूल्स क्या आते गए, नीचे आते गए। तो ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक पूरा का पूरा वाटर हॉट नहीं हो जाता। तो इस तरह का मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ये जो मेनली इस तरह का मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र किस में होता है, वाटर्स में होता है, और ये किस में होता है, एयर में होता है। देखो ये तो हमने बात कर ली वाटर की, तो एयर में कैसे होगा, उसमें भी ऐसे ही होगा। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट, उसमें भी क्या है, जो हीट सोर्स के पास एयर होगी वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी और फिर ऊपर चली जाएगी। और द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। जैसे अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, एयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ की एयर अगर हॉट होगी तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल्स तो हॉट नहीं है, तो वो क्या करेंगी, इसी की प्लेस पर वापस आ जाएंगे। वही इन्होंने कहा है, द एयर फ्रॉम द साइड, ये क्या थी साइड, कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, मतलब यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए तो ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे और इसकी क्या ले लेंगे, प्लेस ले लेंगे। इन दिस वे एयर गेट्स हीटेड। तो इसी तरह एयर भी हीटेड होती है, मतलब कि उसका भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। अब उसके लिए ना हम यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है उसमें करते हैं। देखिए, आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम कैंडल के ऊपर डायरेक्टली अपना हैंड प्लेस करते हैं तो वो वाला पार्ट ज़्यादा हॉट लगता है एज़ कम्पेयर टू जो हैंड हमारे साइड में है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कन्वेक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि जो हैंड हमारा ऊपर है उसमें डायरेक्टली यहाँ वाला जो एयर है वो हॉट हो रही है और सीधा कहाँ चली जा रही है, ऊपर चली जा रही है, और ऊपर की जो कोल्ड एयर है वो वापस यहाँ आके इसकी जगह ले रही है। इसी के कारण यहाँ की जो एयर है पूरी की पूरी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। पर जो साइड वाली है वो उतनी ज़्यादा हॉट नहीं होती जितनी ज़्यादा हॉट ये ऊपर वाला हमारा, जितने ज़्यादा हॉट हमें ऊपर वाला हैंड लगता है। पर जो साइड वाला है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हॉटनेस तो होती है। तो वो कैसे होती है, क्योंकि साइड में हम ये भी नहीं कह सकते कि कन्वेक्शन है, ठीक है, और कंडक्शन तो हो ही नहीं रही है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम एक और ट्रांसफ़र पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या है,
देखो, जो व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन में आते हैं ठंड में, तो हमें क्या फील होती है? वार्म फील होती है। अभी वार्म हमें फील कैसी हुई? कैसे सन की जो हीट है हमारे तक पहुंची, क्योंकि सन तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। इट कांट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, क्योंकि कंडक्शन से भी नहीं हो सकता, और कन्वेक्शन में तो कितना टाइम लग जाएगा, कितनी ज़्यादा दूर है वो। कब उसकी एयर हीट होगी सन के पास वाली, कब दूसरी एयर वहाँ पर जाएगी, कब ऐसे ऐसे करते करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इट मीन्स वो कन्वेक्शन भी नहीं है। तो फिर ये कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का? क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है वहाँ पर, तो एयर मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है अर्थ और सन के बीच में, क्योंकि कई ऐसे पार्ट आते हैं स्पेस में जहाँ पर वैक्यूम होता है। तो फिर वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेडिएशन में हीट की ट्रांसफ़र होती है उसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट, मीडियम प्रेजेंट होगा तो भी, और मीडियम नहीं प्रेजेंट होगा तो भी ये जो रेडिएशन है वो हो जाएगा। अब इससे हमें एग्जांपल है, देखो, जब भी हम रूम में बैठते हैं, रूम में हीटर के सामने, तो हमें इसी प्रोसेस से ही पूरा का पूरा जो रूम है वो इसी प्रोसेस के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि वो रूम पूरा गर्म हो चुका है। और जो फ्लेम की हमने बात करी थी, हॉट यूटेंसिल्स, जब फ्लेम से हम दूर रख दे रहे थे तो जो हीट है वो सराउंडिंग में भी इसी प्रोसेस से ही ट्रांसफ़र हो जा रही थी, रेडिएशन के प्रोसेस से ही। और जो हमारी बॉडी है वो भी हीट देती है सराउंडिंग को, और रिसीव करती है हीट बाय रेडिएशन, क्योंकि हमारी बॉडी में से भी हीट कंटिन्यूसली बाहर निकलती रहती है और वो सराउंडिंग से हीट और गेन भी करती रहती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो समझ में आया कि जो रेडिएशन है वो क्या है? ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं? हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब कोई भी हीट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा तो कुछ ही हीट वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ हीट उसी की बॉडी में से ट्रांसमिट हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इट मीन्स क्या है? उसने जो हीट है वो क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली है। ओके, तो ये तो बात होगी हमारे तीनों जो मेथड थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। सबसे पहले क्या था? कंडक्शन था, जिसके थ्रू सॉलिड्स हीट अप हो रहे थे। उसके बाद हमने बात करी कन्वेक्शन की, जिसके थ्रू क्या हो रहा था? जो वाटर था या फिर जो गैसेस थे उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। उसके बाद हमने बात करी रेडिएशन की। रेडिएशन में क्या है? इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में बताया हुआ है, तो हम उसको स्टडी कर लेते हैं। देखो, डे टाइम में क्या होता है? हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था, जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कहाँ जा रही थी? हॉट से किसकी तरफ जा रही थी? कोल्ड की तरफ जा रही थी। अब देखो, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में क्या होती है? ठंड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में अगर आप देखिए, दिन में क्या होता है? वहाँ पर जो ये लैंड है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है। और जो ये सी है, सी को हॉट होने में और कोल्ड होने में टाइम लगता है, और सी क्या रहता है? कोल्ड होता है। और अभी हमने देखा जो हीट है वो हॉट से कहाँ जाती है? कोल्ड की तरफ जाती है। जब एयर ये इस रीजन से, जो रीजन हॉट है, लैंड हॉट है, वहाँ से कहाँ जाएगी? कोल्ड की तरफ जाएगी। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर एयर खाली हो जाएगा, तो उसको भरने के लिए कोल्ड एयर कहाँ, जो सी है वहाँ से कहाँ आ जाएगी? लैंड में आ जाएगी। तो यहाँ पर डे टाइम में क्या हो रहा है? जब कभी अगर आप समुद्र के पास खड़े रहेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है? बेसिकली जो कोल्ड एयर है
वो सी से कहाँ आ रही है, लैंड पर आ रही है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर लैंड पर खड़े रहेंगे तो आप देखेंगे समुद्र के आगे खड़े होके कि वहाँ से ना हमें ठंडी ठंडी हवा आएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डे के टाइम में जो लैंड है वो क्या हो जा रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जा रही है। गर्म होने के कारण हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉट से कोल्ड की तरफ, और यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है। तो उस एयर को प्रेजेंट करने के लिए जो ठंडी हवा है वो सी से कहाँ आ रही है, लैंड की तरफ आ रही है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि हमने ठंडी हवा को देखना है। अगर ठंडी हवा सी से आ रही है तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, सी ब्रीज़ नाम दे देंगे। इट मीन्स डे टाइम में क्या हो रहा है, सी ब्रीज़ हो रहा है। पर नाइट में क्या होगा, अभी हमने देखा कि जो लैंड है जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, और नाइट में क्या होगा, नाइट में ये जो लैंड है बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। मतलब कि तो जो नाइट है उसमें क्या हो रहा है, जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठंडी हो गई है, पर लैंड के कंपैरिजन वाटर क्या है, अभी भी हॉट है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर से हॉट एयर लैंड की तरफ आएगी और लैंड से कोल्ड एयर कहाँ चली जाएगी, वाटर में चली जाएगी। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो ब्रीज है इसको कैसे याद रखना है, ठंडी है हवा की तरह से। अब ठंडी हवा यहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है, लैंड से जा रही है वाटर की तरफ। तो इसको हम क्या कह देंगे, लैंड ब्रीज कह देंगे। अभी देखो वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो पीपल कोस्टल एरिया में रहते हैं वो यही इंटरेस्टिंग फिनोमिना उनको देखने को मिलता है कि डे में जो लैंड होती है बहुत जल्दी हीट कर जाती है वाटर से, और उसकी एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज कर जाती है, और कूलर एयर फ्रॉम द सी से कहाँ आ जाती है, वो लैंड की तरफ आ जाती है। और जब वार्म एयर लैंड से मूव करती है सी की तरफ, मतलब वही हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जो सी है वहाँ से कैसी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, और लैंड से कैसी हवा जा रही है, हॉट हवा जा रही है। तो सी से कैसी हवा आ रही है, ठंडी हवा, और ठंडी हवा जहाँ से आ रही है हम उसको वैसा ही ब्रीज़ बोलेंगे। तो इट मीन्स ये कौन सी ब्रीज़ हो जाएगी, सी ब्रीज़ हो जाएगी। और मीन्स सुबह वहाँ पर कैसी हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी। तो इस ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए उनके जो हाउसेस के विंडो होती हैं वो सी की तरफ मुँह करे हुए बने होते हैं। और नाइट में एग्जैक्टली इसका क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। जो वाटर होता है कूल होने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत धीमे धीमे कूल होता है। इसीलिए ठंडी हवा लैंड से मूव करती है। अब ठंडी हवा कहाँ से मूव कर रही है, लैंड से। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। सो आई होप आज का ये जो टॉपिक था जिसमें हमने मेनली बात करी ट्रांसफ़र और हीट के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, और दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इसको बेसिकली याद कहाँ से रखना है, जहाँ से ठंडी हवा आ रही है वही क्या हो जाएगा, ब्रीज हो जाएगा। जैसे सी से ठंडी हवा आए तो सी ब्रीज, और लैंड से ठंडी हवा सी की तरफ जाए तो वो क्या हो जाएगा, लैंड ब्रीज हो जाएगा। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, मीन्स कि विंटर में हम लाइट कलर के क्लोथ और समर में हम लाइट कलर के क्लोथ और विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ पहनना प्रेफर क्यों करते हैं। उसके लिए हम पहले ये एक्टिविटी समझ लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या किया है, एक ब्लैक कलर का कैन है, मतलब एक कैन था उसको एक ब्लैक कलर किया है और दूसरे कैन को वाइट कलर किया है। जब हमने इसे बाहर रखा सेम टेम्परेचर पे तो क्या हुआ, जो ब्लैक वाला कंटेनर है वो ज़्यादा हॉट हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस वाइट कंटेनर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो डार्क सरफेस होती है, मतलब जिनका भी कलर डार्क ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इसी के कारण ही हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं डार्क कलर के क्लोथ में जब हम उन्हें विंटर में पहनते हैं, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी हीटेड फील करती है और हमें ठंड नहीं लगती है। और इसी के बिल्कुल उल्ट क्या है, लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। इसी के कारण जब हम समर में लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज फिर हमें ज़्यादा गर्मी है वो नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि वुलन क्लोथ हमें कैसे वार्म रखते हैं इन विंटर में। देखिए, जो वुलन होती है ना वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, और वुलन फाइबर्स में एयर ट्रैप भी हो जाती है, और यही एयर हमारी बॉडी से हीट को बाहर निकलने से बचाती है।
इसी के कारण हम क्या फील करते हैं, वार्म फील करते हैं। ओके, देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि अगर विंटर में आपको चॉइस करने के लिए दे दिया जाए एक थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स, तो आप किसे चूज़ करेंगे और क्यों। ठीक है, आपने इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप किसे चूज़ कर रहे हैं और क्यों। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है, हम अपने जितने भी वीडियोज़ है सभी में व्हाट यू हैव लर्न मीन्स की जो पूरे चैप्टर का कंक्लूज़न वो भी डिस्कस करते हैं, तो हम आज की इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या बात करी थी कि जो हमारी सेंस ऑफ टच है वो हमेशा हमें रिलायबल गाइड नहीं करती डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में। नेक्स्ट, जो टेम्परेचर होता है इज़ अ मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस जानना है तो हम उसका क्या देखा करेंगे, टेम्परेचर। और टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर। जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर किस थर्मोमीटर से चेक किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 to 42। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसके ज़रूर चेक कर लें। और बॉडी के तो हो गया, और बाकी चीज़ों के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, जो हमारी बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है, जो हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट फ्लो करती है। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और हमने इन 3 वेज को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। जो सॉलिड्स हैं उसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, बाय कंडक्शन। नेक्स्ट, लिक्विड और गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, बाय कन्वेक्शन। और जो रेडिएशन है उसमें हीट जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन होता है उसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं होती है। नेक्स्ट, कंडक्टर किन्हें कहते हैं, जिन मटेरियल्स में से हीट ईजिली पास हो जाए वो कंडक्टर हैं, और जो मटेरियल हीट को ईजिली पास ना होने दे खुद में से उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इसके बारे में तो हम आज ही पढ़ चुके हैं कि डार्क कलर के ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर के ऑब्जेक्ट कम हीट ऑब्जर्व करते हैं। इसी के कारण हम लाइट कलर को कब प्रेफर करते हैं, लाइट कलर क्लॉथ को गर्मियों में पहनना, और डार्क कलर के क्लॉथ को सर्दियों में पहनना। नेक्स्ट, वुलन क्लॉथ हमें वार्म रखता है, कैसे, क्योंकि जो वूल होती है पुअर कंडक्टर है हीट की, और हमारी बॉडी से हीट रिलीज़ होती है, और ये हमारी बॉडी से हीट रिलीज़ नहीं होने देती क्योंकि इसके फाइबर्स में एयर ट्रैप हो जाता है। इसी के कारण एयर भी हीट हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं होती और हमारी बॉडी क्या फील करती है, वार्म फील करती है। तो ये था हमारा चैप्टर 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ या जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसके साथ इसको शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।